बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ लो, इसको वतन का दर्द कहते हैं। आज के इस अछूते और दिलचस्प प्रोग्राम के अध्यक्ष व सदर ज़ी-वफ़ार हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अमीन साहब, सदर जमीयत उलमा राजस्थान, मुहतमिम व शेखुल हदीस दारुल हाज़ा। आज के मेहमान खुसूसी व मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय नेता, सरहद के सुल्तान आली जनाब साले मोहम्मद साहब, श्रीमान रणवीर सिंह साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, स्टेज पर मौजूद इज्जतों के चांद सितारों और सामने मौजूद देश का मुस्तक़बिल और देश का गर्व, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज अगस्त की 15 तारीख है, कौमी त्यौहार है। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। 1498 से बात शुरू होती है, 1498 से, और फिर वो बात 1947 तक के 1950 तक वो बात जाती है, 1950 तक। इस बीच बहुत लंबा संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किया। उनकी दास्तानें ज़रूर हमारे सामने आनी चाहिए। अरबी का एक मक़ूला है, एक कहावत है अरबी में, माला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, कि जिसको पूरी तरीके से समेटा ना जा सकता हो तो उसको पूरी तरह छोड़ देना, ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। वक्त अगरचे बहुत कम है, दास्तान लंबी है, इतिहास लंबा चौड़ा है। अगर उसको पूरी तरीके से बयान ना किया जा सकता हो तो छोड़ ही देना, ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। एक तारीखी जुमला था जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक मरतबा इलाहाबाद की सरजमीन से कहा था। उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है? उन्होंने कहा, मेरी पहचान ये है कि मैं मुसलमान हूँ और बस मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे देश की शान बान आन पर अगर आंच आ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बस हिंदुस्तानी हूँ। वैसे भी जनाब मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ जहाँ से देश की मोहब्बत में टूटी हुई एक बेबाक आवाज बुलंद हुआ करती थी। कुछ इस तरह कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, ये हमारे ही शहर से आवाज बुलंद होती थी। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। 1498 में यूरोप के पुर्तगाल से वास्को डी गामा अपने जत्थे और अमले के साथ और अपनी एक बहुत बड़ी टीम के साथ साउथ के एरिया में कालीकट और गोवा के साहिल से इंडिया में एंटर हुआ और काफ़ी दिन तक उन्होंने यहाँ जमावड़ा रखा। खाते पीते रहे, ऐश करते रहे, कमाते भी रहे, लेकिन उससे ज़्यादा देश को लूटते रहे। जब वो यहाँ से यूरोप जाते तो यूरोप के दूसरे देश वाले उनके यहाँ माल की रेलपेट देखते
ये हालात में तब्दीली कैसे आ रही है, ये चेंजिंग तुम्हारे हालात में, माहौल में किस तरह आई। तो किसी ने उनको बताया कि दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसको इंडिया कहा जाता है, सोने की चिड़िया है। आजकल हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया है। उनके ये कहने के बाद 1599 में इंग्लिस्तान से एक काफिला इंडिया आया, सिर्फ सर्वे करने के लिए। 2 साल तक उन्होंने सर्वे किया, रिपोर्ट ले जाकर के मलिका एलिजाबेथ को दी। तो मलिका एलिजाबेथ ने 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इस मुल्क के आखिरी सूबे बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, काम धंधे शुरू हो गए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, मार्केट में उम्दा से उम्दा चीजें आने लगी और फिर उनकी शाखाएं भी खुलनी शुरू हो गई। हमारे लोगों को कुछ रोजगार भी मिला, उनको भी रोजगार मिला, हमारे लोगों को भी रोजगार मिला। उनके आने से जो सबसे पहला नुकसान भारतवासियों को हुआ था, वो परंपराएं छिन गई थी और यहाँ की मानसिकताएं और यहाँ का जो रहन सहन था, कल्चर था, सबसे पहले उन्होंने उस पर डाका डाला। काम करने के लिए मजदूर की हैसियत से ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर मुसलमान होते तो उनको ये कह दिया जाता कि कंपनी में आते हुए तुम्हारा ये कुर्ता और पायजामा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हिंदू होता, उससे ये कह दिया जाता कि ये धोती और कुर्ता कंपनी में आते हुए अच्छा नहीं लगता, इसको चेंज करो। तो यहाँ की परंपराओं और संस्कृतियों पर सबसे पहले उन्होंने डाका डाला। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ की जमीन नरम है और ये हमारी बात मान सकते हैं, फिर उन्होंने मुल्क में पैर पसारने शुरू किए, आगे बढ़ते चले गए और फिर मुल्क में जगह जगह उनकी शाखाएं कायम हुई। सरकारी सिस्टम में भी मुदाखलत और इंटरफेयर उन्होंने शुरू किया और फिर 1757 में पहली मर्तबा वो साम्राज्य कायम करने के इरादे से शुजाउद्दौला के खिलाफ मैदान में आए। शुजाउद्दौला ने भी खूब मुकाबला किया, लेकिन फिर आखिर अपनों की यानी हिंदुस्तानियों में से, यहाँ के बसने वालों में से कुछ मुसलमान भी, कुछ हिंदू भी, जो मामूली टके और कौड़ियों के धाम अंग्रेजों से बिक गए थे, उन्होंने दलाली की, एजेंट बने और इस तरीके से उन्होंने शुजाउद्दौला के बढ़ते हुए कदम को रोका, नाकाम किया। शुजाउद्दौला शिकस्त हो गया। उसके बाद 1662 में दूसरी जंग हुई है जिसे सिराजुद्दौला ने लड़ा है। 1772 में तीसरी जंग हुई है, वो साउथ के इलाके में हुई है। वो जंग हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने लड़ी है। चौथी जो जंग लड़ी गई है वो 1799 में लड़ी गई, 1699 में लड़ी गई है और वो लड़ी है टीपू सुल्तान ने। इस तरीके से ये 1700 साल पूरे हो जाते हैं और 1700 साल पूरे होने के बाद में फिर जब 18वीं सदी शुरू होती है तो 18वीं सदी के शुरू में 1803 से एक अजीब माहौल बनता है मुल्क के अंदर। दिल्ली में हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फतवा दिया और ज़बरदस्त फतवा दिया कि अंग्रेज से किसी भी तरह का कोई मामला करना जायज़ नहीं है। ना उनकी फौज में भर्ती हो सकते हैं, ना उनके यहाँ काम कर सकते हैं, ना उनसे किसी तरह का कोई मामला कर सकते हैं। बिल्कुल बाईपाट, हम उनसे दूर रहें, वो हमसे दूर रहें। और वो ऐसे मुसल्लम इंसान थे, सब उनको सराखों पर रखते थे। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों कम्युनिटी के लोगों ने उनकी बातों को बहुत स्वीकार किया, अच्छी तरीके से माना उनको और फिर उसी के नतीजे में 1803 से ही शुरुआत हुई, तैयारियां होती रही और 1857 में फिर मेरठ और सहारनपुर के बीच शामली का एक इलाका है, वहाँ बहुत से हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों के सामने आए। लेकिन वहाँ भी यही बात पेश आई जो बात मैंने शुजाउद्दौला के सिलसिले में कही। बहुत से लोगों की, बहुत से अपने लोगों की गद्दारी की वजह से उस जंग में भी हमें नाकामी हुई। बहरहाल 1857 के बाद से फिर छोटी मोटी, उसको तो शुमार करना ही मुश्किल है, हर साल 2 साल के बाद कोई ना कोई मुकाबला होता था, आमना सामना होता था और फिर उसके बाद इस देश को अच्छा दिमाग मिला और इस देश को अच्छे काम करने वाले मैसर आए। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो इधर दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान थे। हज़रत मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी थे, महात्मा गांधी थे।
अली बिरादरान थे, तो इधर और दूसरे मंगल पांडे वगैरह जैसे बहुत अहम लीडर थे, सब मिलजुल कर के मैदान में आए। तो बहरहाल 1947 में हमारा ये मुल्क आज़ाद हो गया। और 1947 15 अगस्त को सबसे पहले झंडा लहराया गया आज़ाद भारत का। और फिर 1950 में जो भी इसका कानून है, सेकुलर कानून, उस सेकुलर कानून को नाफिज किया गया और भारत गणराज्य के रूप में ये दुनिया के नक्शे में स्थापित हुआ 1950 से। और उसके बाद से फिर हमारा आपस का ये रहन सहन, ये भाईचारा, ये प्यार और मोहब्बत, ये इसी तरीके से बना हुआ है। मालिक से दुआ करें कि ये सिलसिला चलता ही रहे। ये सद्भावना मंच है और सद्भावना मंच के हवाले से 2-3 बातें मैं आपसे कहता हूँ। जमीयत उलमा के सदर यहाँ मौजूद हैं और बहुत से कारकुनान जमीयत उलमा के यहाँ तशरीफ रखते हैं। जमीयत उलमा हिंद का एक उद्देश्य है, वो ये है कि जब आग लगी हुई हो तो आग को आग से नहीं मिटाया जा सकता, बुझाया जा सकता, बल्कि आग को बुझाने के लिए नरमी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो जमीयत उलमा ने एक उद्देश्य दिया है कि अभी जगह जगह सद्भावना मंच कायम किए जाएं, प्यार की बातें कही जाएं और प्यार के दीप जलाए जाएं, मोहब्बतों की शम्में रोशन की जाएं। इसलिए कि शायर कहता है कि दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, नफरत की इंतहा हो चुकी है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज उसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बस इसका इलाज इसी में है कि हम दिल से दिल मिलाएं और आपस में मोहब्बत, भाईचारे, प्यार, कुव्वत, बर्दाश्त के साथ में रहें। और मैं दोनों तरफ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, दोनों तरफ के लोगों से ये कहूँगा कि तेरा मेरा शीशे का घर। हिंदुस्तान बहुत नाजुक है, बड़ी कुर्बानियों से हमारे बुजुर्गों ने इसको सजाया, बचाया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। तो ये बहुत नाजुक जगह है। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। आमने सामने अगर होंगे तो ये शीशे का घर इस चकनाचूर हो जाएगा, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। और शीशे में जब दरारें पड़ जाती हैं तो माहिरीन का कहना यह है कि शीशे में पड़ने वाली दरारें कभी आपस में मिला नहीं करती है। तो आज हम यहाँ से ये संकल्प लें कि हमारे जो बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों को हम याद रखेंगे और आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एकता, बर्दाश्त के साथ में हम अपना अगला सफर तय करेंगे। मैं अब ये शेर कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ये मेरी बात है हर गुल बदन के लिए, ये मेरी बात है हर गुल बदन के लिए। लुटाओ जान तो सरहद के बांधन के लिए, अगर मरे तो तमन्ना रहे लबों पे यही, कसम खुदा की तिरंगा रहे